चैप्टर 1 हमारा मतलब वो अभी मैंने लेक्चर स्लाइड 2 मैंने खोली ओपन की। तो रजिस्टर के बारे में अब तफसीली बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, रजिस्टर जो है ना, वो अभी तक जितने रजिस्टर्स पढ़े थे, जो बातें हुई थी वो सारी जनरल थी। अब हम इंटेल स्पेसिफिक आ रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अब हम अपने कोर्स के अंदर इंटेल के बारे में ही, इंटेल का आर्किटेक्चर ही फॉलो कर रहे हैं। तो जो सीपीयू की बात हो रही है वो इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर की बात हो रही है। तो इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कैसे काम करता है, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, रजिस्टर्स कैसे होते हैं, क्या, वो सारी बातें हम डिटेल में करते हैं। ठीक है, आज के मतलब लेक्चर में इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपके सामने डिटेल में आ जाएंगी। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि प्रोग्राम के अंदर जो बग्स वगैरह एरर्स आ रहे हैं उसके पीछे लॉजिक क्या है वो आपको समझ में आए। एक मिनट। अच्छा जी, मैं कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, शकील भी आ गए हैं। शकील, अटेंडेंस में आप नहीं थे, लेकिन थोड़ा सा लेट हुए, थोड़ा सा लेट हुए। सर मेरा नेट इशू कर रहा था, अभी आया है। ठीक है, चलो सही, आपकी प्रेजेंट मार्क कर देते हैं। जुबैर अख्तर कह रहे हैं प्रेजेंट में वो भी हैं। ठीक है जुबैर, तुम्हारी भी प्रेजेंट लगा दी। कोई ज़्यादा लेट नहीं हुआ है मामला। 9 बज के मेरे ख्याल में 3 मिनट हो रहे हैं, तो सही है, आप लोगों की प्रेजेंट लगा दी। ठीक है। अच्छा, अब जो है, अब हम देखें इनके बारे में पढ़ते हैं, इंटेल के अंदर क्या होते हैं। तो रजिस्टर्स आर हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशन डायरेक्टली इनसाइड द सीपीयू। ये बात पहले आ चुकी है। रजिस्टर्स कहाँ होते हैं? इनसाइड द सीपीयू। और ज़ाहिर है ऐसी चीज़ तो है नहीं रजिस्टर कि आप बढ़ा सकें या घटा सकें, क्योंकि सीपीयू के अंदर बिल्ट इन है। रजिस्टर डिजाइन टू बी एक्सेस्ड एट मच हायर स्पीड देन कन्वेंशनल मेमोरी। ज़ाहिर है सीपीयू के अंदर है, तो रजिस्टर जो है वो जो है उसका जो टाइम है एक्सेस करने का वो ज़्यादा तेज़ है। ठीक है। किससे कंपेयर करें? अगर हम कन्वेंशनल मेमोरी यानी कि रैम से अगर कंपेयर करें, रैम स्लो है एज कंपेयर टू रजिस्टर, क्योंकि रैम तो ज़ाहिर है मदरबोर्ड पे कहीं लगी है, और उस सीपीयू और रैम के दरमियान फासला होता है, जबकि रजिस्टर जो है वो सीपीयू के अंदर है, तो फासला तो नहीं है उसमें। तो इसलिए रजिस्टर बहुत जल्दी कम्युनिकेशन कर लेता है, सीपीयू के अपने अंदर कम्युनिकेशन फास्ट होती है काफ़ी, तो इसलिए जो है ना वो रजिस्टर्स जो है वो ज़्यादा स्पीडी होते हैं रैम से। ये बात पहले भी आई थी, दोबारा भी आ गई। when a processor is when a processing loop is optimized for speed, for example loop counters are held in registers rather than variables। अच्छा, यहाँ पर ये बात कही गई है कि अभी आप देखना अपना, अब आप अपना फोर का लूप बनाओगे इसमें, तो उसके लिए हम रजिस्टर यूज करेंगे, और उस रजिस्टर का नाम ECX रजिस्टर है। CX रजिस्टर, ECX रजिस्टर जो हम फोर का लूप बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर है वो, अब आप फोर का लूप बना रहे हो और वो रजिस्टर के जरिए से वो चीज चलाओगे तो वो ज्यादा फास्ट होगा। ठीक है, क्योंकि वो रजिस्टर के अंदर चल रहा है, लूप लूप आपका रजिस्टर के अंदर चल रहा है, तो ज्यादा फास्ट होगा। अगर आप उसी लूप को अगर आप वेरिएबल के थ्रू चलाओगे तो वो स्लो होगा। फोर का लूप है, अगर सिर्फ वेरिएबल के थ्रू चल रहा है स्लो होगा, अगर वही फोर का लूप रजिस्टर के थ्रू चलाओगे तो फास्ट चलेगा, क्योंकि जाहिर रजिस्टर जो है वो सीपीयू के अंदर है। तो अब हम इंटेल स्पेसिफिक आ गए, तो यहाँ पर एक बात लिखी है, देयर आर 8 जनरल पर्पस रजिस्टर्स। ठीक है, 8 जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं। जनरल पर्पस का मतलब क्या है कि वो एक से ज्यादा काम कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम रखा हुआ है जनरल पर्पस। तो 8 जनरल पर्पस रजिस्टर हैं, 6 सेगमेंट रजिस्टर हैं, और एक प्रोसेसर फ्लैग रजिस्टर है जिसको हम ई फ्लैग कहते हैं। ये कंट्रोल बिट्स हैं जो उसके कंट्रोल करने के लिए। और एक है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, वही जो प्रोग्राम काउंटर मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगली इंस्ट्रक्शन जो चलने वाली है उसका एड्रेस अपने पास होल्ड करके रखता है ये रजिस्टर। तो ये इंटेल के जो है ना मेन इंग्रेडिएंट्स हैं रजिस्टर्स के हवाले से।
ये आपके सामने डायग्राम आ गई। तो 32 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर, अभी जो आप कर रहे हो वो सारे रजिस्टर 32 बिट के हैं, यानी कि EAX 32 बिट का, EBA, ये सारे 32 बिट के रजिस्टर्स हैं। EAX, EBX, ECX, EDX, EBP, ESP, ESI, EDI। ठीक है, तो ये 8 जनरल पर्पस रजिस्टर हैं। जनरल पर्पस का मतलब क्या है, ये अपना काम तो करते ही हैं, साथ में ये दूसरे का काम भी कर सकते हैं मजबूरी की हालत में। ठीक है, तो ये दूसरे का काम भी कर सकते हैं, तो इसलिए इनका नाम रखा हुआ है जनरल पर्पस रजिस्टर। हर एक का एक मखसूस काम है, अभी हम देखेंगे भी, और काफ़ी सारे रजिस्टर्स को हम यूज़ भी करेंगे प्रोग्राम के अंदर, कोडिंग के अंदर। तो आप देखोगे कि हर रजिस्टर का एक अपना काम है, लेकिन वक्त ज़रूरत वो दूसरे रजिस्टर का काम भी कर सकता है। इसी वजह से हम इसको कहते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स। इसके अलावा ई फ्लैग्स हैं। ई फ्लैग्स जो हैं वो वही वाली बात जो कंट्रोलिंग पर्पस के लिए कैरी फ्लैग है, और ज़ीरो फ्लैग है, पैरिटी फ्लैग है। कंट्रोलिंग पर्पस के लिए जो है ना, जो बिट्स रिजर्व की गई हैं उनको ई फ्लैग्स कहा गया है। ठीक है, तो वो भी एक रजिस्टर है ई फ्लैग के नाम से। उसमें जो बिट्स हैं वो सारी इंडिविजुअली काम कर रही हैं कंट्रोलिंग का। और EIP हुई है एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, ये भी 32 बिट का है। अगली इंस्ट्रक्शन जो चलने वाली है उसका एड्रेस अपने पास होल्ड करके रखता है ये रजिस्टर EIP। इसके अलावा 16 बिट के सेगमेंट रजिस्टर्स हैं, 6। पोर्ट सेगमेंट, ES, स्टैक सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, ठीक है ना, ये अलग अलग है। अब ये जरूरी, ये हम सारे यूज भी नहीं करेंगे, लेकिन ये होते हैं, ये मुख्तलिफ सेगमेंट रजिस्टर्स हैं जो कि इंटेल के अंदर मौजूद है, इंटेल के आर्किटेक्चर में मौजूद है। कुछ काम यूज इस्तेमाल कर लेंगे, थोड़ी चीज़ें बता दूंगा इसके बारे में आपको। अब आप ये देखो, जनरल पर्पज रजिस्टर की बात हो रही है, और ये स्लाइड बहुत अहम है समझने के लिए कि EAX, AX, AHL में क्या फ़र्क है। इसका फ़र्क आपको बताया था, AH क्या होता है, AL क्या होता है। इसका फ़र्क तो मेरे ख्याल में नहीं नो बताया। सर, नहीं अब आप बताया। इस स्लाइड को बहुत गौर से देखना, क्योंकि यहाँ सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे इस स्लाइड। अब देखो, इसमें जो है ना EAX रजिस्टर, जहां पर ई का लफ्ज आ जाए ना, ई का मतलब समझ लो 16 बिट और है, यानी कि AX रजिस्टर जो है ये 16 बिट का है। ठीक है, लेकिन इसकी पीछे अगर ई लग गया तो ये 16 बिट और हो गए, तो ये कितने बिट्स हो गए फिर? 32। सही है, लेकिन AX रजिस्टर EX रजिस्टर का पार्ट है। EX रजिस्टर कोई अलग चीज नहीं है। अगर मैं कोई चीज यहाँ सेव कराता हूँ, मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये जो शुरू की बिट्स है 16, इसके अंदर मैंने लिख दिया 10, ये जो शुरू की 16 बिट्स हैं, हकीकत में ये 16 बिट्स AX की बिट्स है, जो EX का पार्ट है। तो अगर मैंने EX के अंदर कोई चेंजेस किए हैं तो वो चेंजेस एक्चुअली AX में हुई हैं। क्या समझ में आई आप? कि मैंने अगर AX में कुछ लिखता हूँ तो EX के शुरू के पार्ट में वो चीज़ आ जाएगी ऑटोमेटिक, क्योंकि EX का शुरू का पार्ट ही AX है। शुरू का पार्ट कैसे कह रहा हूँ, ये शुरू की 16 बिट है, ये शुरू की 16 बिट है, ये AX हो गया। बाकी की 16 बिट जो है वो ई की हैं, जो टोटल मिला के हो जाती हैं 32 बिट्स। अच्छा, AX 16 बिट का है। AX भी अगर दो हिस्सों में तकसीम करें, AX को भी अगर हम दो हिस्सों में तकसीम करें तो 8-8 में हो जाएगा। तो 8 शुरू की जो 8 बिट्स हैं, शुरू की मतलब क्या, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट्स हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट्स हैं, वो कहलाता है AL रजिस्टर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर लोअर बिट्स। एल का मतलब लोअर बिट्स। और जो जो हायर 8 बिट्स हैं वो कहलाती हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर हायर बिट्स, यानी कि 8 ये एल कहलाती हैं शुरू की 8, और फिर बाकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट्स हैं वो AH रजिस्टर कहलाती हैं। तो AH और AL भी मौजूद हैं। तो अगर मैंने AL में कुछ लिखा है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है अगर AL में 10, तो ये 10 AX में खुद ही आ जाएगा, क्योंकि AX का जो शुरू का पार्ट है वो AL ही है और कुछ नहीं है। और AX के अंदर, और AX में आने का मतलब है कि वो EX में भी आ गया।
बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर मैं कुछ AL में लिखता हूँ, AL में मैंने लिखा फॉर एग्जांपल, AL पे मैंने लिख दिया 101, तो ये AX में भी आ गया क्योंकि AL जो है इज द पार्ट ऑफ AX, तो वो AX में भी आ गया 101, और इसके साथ साथ वो EX में भी आ गया क्योंकि AX जो है वो EX का भी पार्ट है, तो ये शुरू की 8 बिट्स AL ही है, ये AL ही है, EX की शुरू की 8 बिट्स AL ही है, ठीक है। बाकी की 8 बिट्स आगे अगली वाली वो AH है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप AL रजिस्टर में काम कर रहे हो तो दूसरे लफ्जों में आप EX पे ही काम कर रहे हो, या आप AX पे ही काम कर रहे हो अगर आप AL पे काम कर रहे हो, क्योंकि AL इज द पार्ट ऑफ AX एज वेल एज EX। ये बात क्लियर हुई? कि सर ये AX तो accumulative register नहीं है। एक्यूमुलेटर रजिस्टर है AX 16 बिट का, AL 8 बिट का, ये AL दो AL और AH मिला के बन गया AX, ठीक है। यानी कि AL में AX का पार्ट है AL और AH, अगर AL में कुछ लिखोगे हकीकत में AX में चल रहा है वो, और जो AX में चल रहा है वो हकीकत में EX में चल रहा है क्योंकि EX का पार्ट AX है। इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन हो जरूर पूछ लो, ताकि ये मैं नहीं चाह रहा कोई किसी को कॉन्फ्लिक्ट आए जहन में बाद में कि ये हमने तो देखो, आगे जाके हम ऐसे प्रोग्राम लिखेंगे जिसके अंदर मैं कुछ सेव कराऊंगा AL में और डिस्प्ले करा रहा हूँ मैं EX को डिस्प्ले करा रहा हूँ, तो हमें जो वही नजर आएगा जो AL में सेव करवाया था। उसकी रीजन क्या है वो आपके सामने है। ये EX का पार्ट ही AL। तो और जो इसके बाद भी आ गया मेरे ख्याल में DEX लगता है शुरू में, जो कि 64 बिट का हो जाता है फिर आगे जाके, इसी के पीछे कुछ ऐसा लग जाता है, E हट जाता है, D आ जाता है, ख्याल में DEX ऐसे कुछ आ जाता है, फिर वो 64 बिट पे कहानी चली जाती है। लेकिन वो हम नहीं कर रहे, हमारा 32 बिट के अंदर ही काम हम करेंगे। तो आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर से वास्ता पड़ेगा वो EX 32 बिट के रजिस्टर से वास्ता पड़ेगा, लेकिन हकीकत में वो AX रजिस्टर जो है ना वो उसका पार्ट है EX का, और AX के जो लोअर और हायर 8 बिट्स हैं वो AL और AH कहलाती हैं। तो ये अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो अब कोई चीज़ आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि ये ये एक सैंपल आ गया आपके सामने, इसी पे सारी चीज़ें, सारे रजिस्टर ऐसे ही हैं। अभी तो हमने एक्यूमुलेटर रजिस्टर की बात की, EAX रजिस्टर की, लेकिन सारे रजिस्टर ऐसे ही हैं। सारे रजिस्टर का मतलब क्या, जैसे अगर EAX है, EBX है, ECX है, ADX है, ये सारे कौन से रजिस्टर हैं? 32 बिट्स, तो सबके शुरू में ही लगा हुआ है। और AX जो है वो 16 बिट का होगा, ठीक है, क्योंकि जाहिर है 32 बिट का ये है, E हटा दोगे तो AX बचता है, वो AX 16 बिट का होगा, उसी का पार्ट है, EX का पार्ट ही है AX, जो भी बताया आपको थोड़ी देर पहले, और AX का पार्ट ही है AH और AL, जो कि दोनों को कितने बिट्स के हैं? 8 बिट्स के हैं। इस तरह EBX 32 बिट का है, लेकिन जो 16 बिट का होगा वो क्या होगा? BX, जो कि EBX का ही पार्ट है, और BX की भी किस पे मुश्तमिल है? BL और BH, ये B लोअर 8 बिट्स, हायर 8 बिट्स। इसी तरह CX जो है वो 16 बिट का हो जाएगा, और इसका जो लोअर और हायर 8 बिट्स हैं वो CL और CH है। इस तरह ADX के अंदर जो है वो उसका जो 16 बिट है वो DX हो जाएगा, E हटा देंगे तो, और उसकी लोअर और हायर बिट्स जो है वो DL और DH है, ठीक है। इसके अलावा भी और हैं, देखो ये तो 4 है ना, 8 बताए थे ना मैंने आपको, ये 8 ये भी है, EBP, ये EP है, ESI, SI भी आप यूज कर सकते हो, SI 16 बिट का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर वो नहीं है, AS और वो ये 16 बिट पे आगे कहानी खत्म हो जाती है इन दोनों की, क्योंकि इसका मकसद है ये ना एड्रेस के लिए यूज करते हैं, एड्रेस के लिए यूज करते हैं। एड्रेस 8 बिट पे नहीं होता कभी भी, या तो 16 बिट पे होगा या 32 बिट पे होगा, ठीक है। ये आगे जाके बताऊंगा मैं आपको। तो एड्रेसेस जो है ना वो उसके बारे में बात थी। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब आप ये देखो नीचे जो लिखा हुआ है, ये जो, हाँ ये नीचे नजर आ रहा है, 32 बिट के रजिस्टर्स हैं, ESI, EDI, EVP,
ESP, ठीक है, तो इसका E हटा दोगे तो SI, DI, BP, SP ये आप यूज कर सकते हो 16 बिट के, ठीक है। इनके 8 बिट्स नहीं है, इन सारे रजिस्टर्स के 8 बिट्स नहीं है, 16 तक है। लेकिन ये जो रजिस्टर्स हैं ये 8 बिट तक जा रहे हैं, AL और AH, BL और BH, CL और CH, DL और DH, ये जा रहा है। कोई क्वेश्चन इस स्लाइड में? अब ये कुछ रजिस्टर का इस स्लाइड में थोड़ा काम बताया गया है, जैसे EX रजिस्टर की बात हो रही है। EX एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, मैथमेटिक्स का सारा काम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो मैथमेटिक्स का काम है, और ज़्यादातर हम इस रजिस्टर से, इसका असल काम यही है, मैथमेटिक्स का काम लेते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई, डिवाइड, या आपने लैब में जो कुछ कोड लिखा था शुरू में, ऐड किया था, सब्ट्रैक्ट किया था, उसकी वैल्यू आप EX में रखवा रहे थे, ठीक है। तो ये EX बेसिक काम इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। लेकिन मैंने चूंकि बताया कि इंटेल के सारे रजिस्टर जनरल पर्पज हैं, तो मैथमेटिक्स का काम आप दूसरे रजिस्टर से भी ले सकते हो, EBB से भी ले सकते हो, ECX से भी ले सकते हो, दूसरे रजिस्टर से भी आप मैथमेटिक्स परफॉर्म करवा सकते हो। लेकिन असल जो काम डिजाइन किया गया मैथमेटिक्स परफॉर्म करवाने के लिए वो EAX रजिस्टर। तो लीना ने पूछा है एडिशन सब्ट्रैक्शन EX से ही होगा, मैथमेटिक्स का काम इसी से होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि EBX है ना, EBX भी पढ़ा था, EBX भी मैथमेटिक्स के लिए काम कर सकते हो, इसका मकसद दूसरा है, लेकिन ये मैथमेटिक्स सपोर्ट करेगा, इस तरह ECS भी करेगा, EDX भी करेगा, सब कर लेंगे। क्यों? क्योंकि सारे इंटेल के प्रोसेस जो रजिस्टर है वो जनरल पर्पज है। जनरल पर्पज का मतलब क्या है कि सब एक दूसरे का काम करने की सलाहियत रखते हैं तकरीबन। कुछ काम मखसूस है जो नहीं कर सकते दूसरे रजिस्टर, लेकिन जनरल पर्पज का नाम इसलिए रखा गया है कि ये अपना काम तो करते ही है, दूसरे का काम भी कर लेते हैं। तो EBX के अंदर भी आप मैथमेटिक्स कर सकते हो, EDX के अंदर भी आप मैथमेटिक्स कर सकते हो, लेकिन स्पेशली वो इसके लिए बने नहीं है। जो मैथमेटिक्स के लिए बना है रजिस्टर वो EAX है। फ्लैग रजिस्टर से कर सकते हैं सर कुछ ऑपरेशन? क्या है, दोबारा सवाल कीजिए। जो फ्लैग रजिस्टर होता है उससे भी हम एडिशन मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर नहीं नहीं सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, उसमें नहीं हो सकता ये, क्योंकि फ्लैग की जो बिट्स है ना वो हर बिट इंडिविजुअल काम करती है। आप ये वैल्यू दोगे तो वो वैल्यू सारी बिट्स पे आएंगी, तो जाहिर है हर बिट का उसकी मीनिंग अलग है, तो फ्लैग रजिस्टर आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ज्यादा EAX यूज कर लो, EBX यूज कर लो, आप देखना कोडिंग में हम करेंगे, EBX में भी EBX यूज कर लो, EX यूज कर, ये मैथमेटिक्स परफॉर्म कराने के लिए। क्योंकि EDI ESI जो है ना, वो जो रजिस्टर है वो ज्यादातर स्ट्रिंग की मैनिपुलेशन में हम यूज करते हैं, और वो अपने पास एड्रेस होल्ड करते हैं, ये एड्रेस होल्ड नहीं करता EX, ये अपने पास जो है वैल्यू होल्ड करता है, एड्रेस को होल्ड करने की सलाहियत इसमें नहीं है। तो इसके लिए हमें फिर ESI EDI यूज करेंगे, लेकिन ESI EDI के अंदर भी आप मैथमेटिक्स परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि मैथमेटिक्स क्योंकि मोस्ट कॉमन ऑपरेशन है, इसलिए सारे रजिस्टर जो है इसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन फ्लैग रजिस्टर नहीं। अच्छा जी, तो EX को हम क्या कहते हैं? EX को हम कहते हैं, पूरा इसका फॉर्म है एक्सटेंडेड एक्यूमुलेटर रजिस्टर, ठीक है, EAX। एक्यूमुलेटर का मतलब ही यही है कि मैथमेटिक्स का जो एक काम करता है। The CPU automatically uses ECX as a loop। अच्छा, जो अब हम लूप का काम करेंगे, उसका लूपिंग करनी है तो उसके रजिस्टर मखसूस है ECX। लूप कौन सा? ये फॉर का लूप बनाओगे, आप अपना लूप बनाओगे, तो जो वैल्यू इसमें आएगी, अगर ECX में 10 रखवा दिया तो लूप 10 मरतबा चलेगा, ECX में 20 रखवा दिया तो लूप 20 मरतबा चलेगा। तो लूप चलाने के लिए जिस रजिस्टर को यूज करते हैं वो ECX है। क्लियर हुआ? लेकिन अगर मैं CX में 10 रखवाता हूँ तब भी लूप चलेगा। क्यों चलेगा लूप? क्योंकि CX इज द पार्ट ऑफ ECX। तो अगर मैंने CX में 20 रखवा दिया तब भी लूप 20 बार चलेगा, क्योंकि वो हकीकत में ECX में 20 ही आ गया है, चाहे मैं CX में 20 रखूँ। ये बात क्लियर हुई? यस सर। तो ऐसा हम करेंगे प्रोग्राम के अंदर, हम कुछ CS में रखवा देंगे, आगे जाके देखना कोडिंग में ऐसा करेंगे
CX में कुछ रखवा देंगे और वो लूप चलेगा। और आप ECX को खोल के देखोगे तो आपको वही नजर आएगा जो आपने CX में रखवाया है, क्योंकि CX इज द पार्ट ऑफ ECX। तो इस तरह से अब आप देखो ESP जो हम नीचे आते हैं, ESP क्या है? एक्सटेंडेड स्टैक पॉइंटर रजिस्टर है। और ESP एड्रेसेस डेटा ऑन द स्टैक, ये स्टैक के लिए यूज होता है, ठीक है। यानी कि स्टैक के रजिस्टर है बिल्ट इन। इससे ये जो इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर है, इसके अंदर बिल्ट इन स्टैक मौजूद है। बिल्ट इन स्टैक इसके अंदर मौजूद है। आप देखना, हम स्टैक का चैप्टर आएगा पूरा, उसके अंदर हम स्टैक की सारी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो आपको कोई चीज रखवानी है, आप सिर्फ लिखेंगे पुश और कोई वैल्यू आगे देंगे तो वो ऑटोमेटिकली इस रजिस्टर में चली जाती है वैल्यू स्टैक की। ठीक है, तो आप इस मल्टीपल वैल्यूज को स्टैक में रखवा सकते हैं और पॉप भी करवा सकते हैं। जैसे नॉर्मली आपने स्टैक पढ़ा है डेटा स्ट्रक्चर में, तो वो तो स्टैक हम खुद ही बनाते हैं, लेकिन ये बना बनाया स्टैक प्रोसेसर के अंदर मौजूद है और वो ESP रजिस्टर जो है ना, वो उसको मेंटेन करता है। इसके बारे में तो तफसीलात बाद में देखेंगे, लेकिन इसका काम आपको पता चल गया ESP का। ECX का काम आपको पता चल गया, EX का काम आपको पता चल गया, ठीक है। अच्छा, इस आगे चलते हैं। इट इज रेयरली यूज्ड फॉर ऑर्डिनरी अरिथमेटिक डेटा। तो मैथमेटिक के लिए भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसको ज्यादातर हम स्टैक के लिए यूज करते हैं। नॉर्मली अरिथमेटिक का काम तो सभी से ले सकते हो। तो इट इज ऑफन कॉल्ड द एक्सटेंडेड स्टैक पॉइंटर रजिस्टर, ठीक है। तो इसको, इसका दूसरा नाम ये भी है, एक्सटेंडेड स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। तो इसको हम ESP कह रहे हैं। अच्छा, ESI और EDI, ESI और EDI ये दोनों क्या है? ये भी रजिस्टर्स हैं और ज्यादातर ये रैम के अंदर जो एड्रेसेस है ना, एड्रेसेस को होल्ड करने के काम आते हैं। आपने ये यूज तो किया हुआ EDI रजिस्टर यूज किया? आपने कोई नेम प्रिंट करवाया होगा स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन पे कोई नेम प्रिंट कराया होगा, या ऐसा कुछ किया है? अभी तक नहीं किया। सर एरवाइन की लाइब्रेरी सर इंस्टॉल करने। हाँ, इरवाइन की लाइब्रेरी इंटीग्रेट करने के बाद ये आपने राइट स्ट्रिंग का करा है? राइट स्ट्रिंग करके आपने EDX के अंदर कुछ चीजें रखवाई है? EDI रजिस्टर में EDX, हाँ, तो अलीना के लिए रखवाया। तो इसमें ये असल में ये EDI करता है क्या है? अपने पास एड्रेस को सेव करता है। ESI या EDI रजिस्टर ये अपने पास जो है ना एड्रेस को सेव करते हैं। तो अरवाइन ने एक्चुअली ये किस तरह से जो है वो स्ट्रिंग प्रिंट करवा रहा है, उसकी कहानी बाद में हम देखेंगे। लेकिन इसका काम ये कि ये जो रजिस्टर्स हैं, ये अपने पास एड्रेस को होल्ड करते हैं। कौन सा एड्रेस? रैम का एड्रेस। रैम का एड्रेस जहां पर वैल्यू रखी हुई है। यानी कि अगर मैं आपको समझाऊं, ये अगर आप ये समझो रैम है, ठीक है, रैम के सेल्स हैं। अब वैल्यू रखिए, फॉर एग्जांपल इस सेल में 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5। अब ये वैल्यूज यहाँ पर रखी हैं। अब ये एड्रेस है इसका, ये ऊपर है, समझो ये एड्रेस है, हेक्सा में दिया हुआ है 0001, 0002, 0003, ये एड्रेस दिए हुए हैं। ये जो एड्रेस है ना, एड्रेस होल्ड करेगा। ये रजिस्टर जो है ना, एड्रेस होल्ड करेगा, वैल्यू को होल्ड नहीं करेगा। टू वैल्यू को होल्ड नहीं कर रहा, बल्कि उस एड्रेस को होल्ड कर रहा है जहां पे 2 रखा हुआ है। तो ये रजिस्टर काम करते ये हैं कि रैम की जो एड्रेस है, उन एड्रेस को होल्ड करके रख लेते हैं और उस एड्रेस के जरिए वो उस वैल्यू को एक्सेस कर लेता है। ये बात क्लियर होगी? EDI ESI रजिस्टर जो है ये एड्रेस को होल्ड करते हैं और उस एड्रेस पे ज़ाहिर है कोई वैल्यू रखी हुई होगी, तो जब एड्रेस पे चले जाएंगे तो वैल्यू पे भी चले जाएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। दे आर समटाइम्स कॉल्ड द एक्सटेंडेड सोर्स इंडेक्स एंड एक्सटेंडेड डेस्टिनेशन, यानी कि एक्सटेंडेड सोर्स इंडेक्स ESI एक्सटेंडेड सोर्स इंडेक्स, EDI एक्सटेंडेड डेस्टिनेशन एड्रेस। तो ये हम देखेंगे, हम इसका जब एड्रेसेस पे काम कर रहे होंगे, एरे को हम मुख्तलिफ तरीकों से एक्सेस कर सकते हैं असेंबली में, वैल्यू के जरिए भी, एड्रेसेस के जरिए भी। तो जब एड्रेसेस के जरिए करेंगे तब हम इन रजिस्टर से काम लेंगे और आप देखेंगे कि वाकई में ऐसा ही हो रहा है, ये एड्रेस को होल्ड कर रहे हैं अपने पास। अच्छा, आगे चलते हैं। दे आर समटाइम्स कॉल्ड द एक्सटेंडेड से, ये हो गया। EBP, EBP क्या है? ये स्टैक के लिए भी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि ये बिल्ट इन स्टैक है।
जो इंटेल के अंदर उसको उसको जो मेंटेन रखता है वो ईबीपी रजिस्टर जो है ना वो मेंटेन रखता है। तो जो भी चीज़ें हम यूज़ करेंगे स्टैक की, काफ़ी सारी चीज़ें, और आप देखोगे हम जब स्टैक यूज़ करेंगे तो कोडिंग स्टैक को यूज़ करने का ये फ़ायदा है कि आपको देखो रजिस्टर लिमिटेड है ना, आप कहीं कहीं अगर आपको जमा कराना है, कुछ मल्टीप्लाई कराना है, डिवाइड करवाना है, तो आप रजिस्टर का सहारा लेते हो। लेकिन रजिस्टर भी लिमिटेड है, थोड़े ही है। अगर ज़्यादा वैल्यूज़ आ गई फिर क्या करोगे? फिर आप कहोगे हम वेरिएबल यूज़ कर लेंगे। लेकिन वेरिएबल फिर आप वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हो, वो भी ठीक है। एक और आपको जो है एक सहारा मिलेगा बहुत बड़ा, वो आपका स्टैक का होगा कि स्टैक बिल्ट इन है। आपको वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको जो चीज़ें टेम्परेरी रखवानी है स्टैक में रखवा दो। उसका फ़ायदा ये होगा आपका कोडिंग का टाइम बच जाएगा, वरना आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना बहुत, जितने सारे वैल्यूज़ होंगी उतने वेरिएबल डिक्लेयर मतलब इतने वेरिएबल बनाओगे आप प्रोग्राम में, तो वेरिएबल बनाने से भी आप बच जाओगे अगर आप स्टैक यूज़ कर रहे हो। तो ये भी हम देखेंगे कोडिंग के अंदर कैसे यूज़ करते हैं और किस तरह से काम करता है। और इट इज़ ऑफन कॉल्ड द एक्सटेंडेड फ्रेम पॉइंटर रजिस्टर, फ्रेम पॉइंटर रजिस्टर भी कहते हैं इसका नाम, ईबीपी का दूसरा नाम। तो इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। आगे चलते हैं। सेगमेंट रजिस्टर्स, तो आपने ये तो लिखा था ना, डॉट कोड डॉट डेटा, ये लिखा था ना कोड, डॉट कोड के अंदर, डॉट डेटा के अंदर आपने वेरिएबल डिक्लेयर किए होंगे, डॉट कोड में जाके आपने इंस्ट्रक्शन लिखी होंगी, तो थोड़ी बहुत लैब में करवाया था आपको। तो ये दोनों सेगमेंट रजिस्टर हैं असल में ना, सेगमेंट रजिस्टर 16 बिट के सेगमेंट रजिस्टर हैं। और ये जो है क्योंकि हर कोई अपने एरिया में काम कर सकता है, जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर होंगे वो डॉट डेटा में होंगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन का काम डॉट डेटा में होगा। ठीक है, यानी कि आप लिखते हो ना ए, एक वेरिएबल है बाइट टाइप का, आपने ऐसे लिखा था ए वेरिएबल है बाइट टाइप का। ठीक है, ये डिक्लेयर हो गया। इनिशियलाइज भी कर सकते हो, अगर कोई वैल्यू रखवा दी 10 तो ए के अंदर 10 आ जाएगा। ए बाइट टाइप का वेरिएबल है, इसके अंदर आपने 10 रखवा दी तो इनिशियलाइजेशन भी हो गई। लेकिन ये सारी बातें आपको जो वेरिएबल से मुतालिक है ये डिक्लेयर करना, ये सारा आप डॉट डेटा में करोगे। डॉट कोड में जाके आप इसको यूज कर सकते हो, इस वेरिएबल को यूज कर सकते हो, मूव मूव करा दो ए के अंदर 10, ए के अंदर 9 या 10 जो भी है, तो वो मूव हो जाएगा। तो ये आप डॉट कोड में जाके इंस्ट्रक्शन में लिखोगे, लेकिन डॉट डेटा में जाके आप पहले वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दोगे। अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है डॉट डेटा में तो उसको यूज नहीं कर सकते डॉट कोड में। तो इस तरह से सेगमेंट, स्टैक का भी जो सेगमेंट है, स्टैक सेगमेंट है, वो स्टैक के लिए यूज होता है और डॉट स्टैक के नाम से। ये आपने नहीं किया, करोगे भी नहीं मेरे ख्याल में, लेकिन ये ऑप्शनल होता है। स्टैक को यूज, स्टैक का अगर साइज इंक्रीज, जो बिल्ट इन स्टैक है इंटेल का, उसका साइज अगर बढ़ाना चाहते हो, कम करना चाहते हो, तो डॉट स्टैक पे जाके इसका साइज आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, जो बिल्ट इन स्टैक है। तो नॉर्मली इसको हम टच नहीं करते, क्योंकि जो बिल्ट इन स्टैक है वो काफी वैल्यूज को होल्ड कर सकता है, तो नॉर्मली हम इसको टच नहीं करते, इसकी वैल्यूज को कम ज्यादा नहीं करते। और ज्यादातर हम डॉट डेटा और डॉट कोड में ही अपने जो है कोड को मैनिपुलेट करते हैं कोडिंग के अंदर। ईआईपी रजिस्टर का काम क्या है? जो अगली इंस्ट्रक्शन चलने वाली है उसका एड्रेस, ठीक है, अगली इंस्ट्रक्शन चलने वाली है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, द ईआईपी और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी। तो जो अगली इंस्ट्रक्शन चलने वाली है उसका एड्रेस अपने पास होल्ड करके रखता है। कौन होल्ड करके रखता है? ईआईपी रजिस्टर। और ये जरूरी है क्योंकि इससे ही सारी लॉजिक मेंटेन होगी, सारी लॉजिक जो मेंटेन होगी वो इसी से होगी, क्योंकि अगली इंस्ट्रक्शन का अगर आपके पास अगर एड्रेस ही नहीं है तो अगली इंस्ट्रक्शन चलेगी नहीं। ठीक है, तो जब कोई इंस्ट्रक्शन चल रही होगी तो अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस ये अपने पास होल्ड कर लेगा, ताकि जैसे ही इंस्ट्रक्शन खत्म हो जाए जो चल रही है वो अगली इंस्ट्रक्शन पे फौरन जंप कर जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोड में लिखते हो a इज इक्वल टू 10, ठीक है, आगे जाके आपने लिखा a इज इक्वल टू 5, अब जाहिर है 10 के बाद a की वैल्यू 5 होगी। जब ये इंस्ट्रक्शन चल रही होगी
तो EIP अपने पास किसका एड्रेस होल्ड करेगा, इसका, जब ये चल रही होगी उस वक्त अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस अपने पास होल्ड करेगा। जैसे ही ये खत्म होगी इंस्ट्रक्शन, ये फौरन इसको एग्जीक्यूट कर दे। तो ये हम देखेंगे, इससे सारी चीजें मेंटेन होती हैं, सारी लॉजिक इससे मेंटेन होती है EIP रजिस्टर से। तो ये बहुत जरूरी है। आप C# में फंक्शन बनाते हो, ठीक है, तो फंक्शन पे चला जाता है कोड पे, फंक्शन से वापस भी आ जाता है। तो बैकग्राउंड में एक्चुअली EIP रजिस्टर जो है ना, वो अपना किरदार अदा कर रहा होता है। और ये आप देखोगे भी, हम आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि वाकई में ऐसा ही हो रहा है कि ये इंस्ट्रक्शन चलती वही है जिसको EIP ने अपने पास, जिसका एड्रेस EIP रजिस्टर ने अपने पास होल्ड किया हो। इसके अलावा ई फ्लैग रजिस्टर जो कंट्रोलिंग पर्पस के लिए यूज होते हैं, तो ये सारी बाइनरी बिट्स इंडिविजुअल काम करती हैं, मिलके कोई बिट्स काम नहीं करती, क्योंकि हर बिट का जो है, हर बिट की अपनी मीनिंग है। तो सारी बिट्स जो है वो इंडिविजुअली काम करती हैं। तो सम इंस्ट्रक्शन टेस्ट एंड मैनिपुलेट इंडिविजुअल प्रोसेसर फ्लैग्स, अ फ्लैग इज सेट। अच्छा, होता क्या है, अगर फ्लैग की वैल्यू, क्योंकि सारे हर एक बिट अलग अलग है, जुदा है, तो ई फ्लैग की जो बिट्स हैं वो अलग अलग ही होंगी, जाहिर है। तो फ्लैग सेट होता है जब जब ई फ्लैग, जो किसी भी फ्लैग की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो हम कहेंगे फ्लैग सेट हो गया। और किसी भी ई फ्लैग के अंदर किसी भी फ्लैग की वैल्यू 0 होगी तो हम कहेंगे फ्लैग क्लियर हो गया, ठीक है। यानी कि फ्लैग इज सेट व्हेन इट्स इक्वल टू 1 एंड इट्स क्लियर व्हेन इट्स इक्वल टू 0। तो फ्लैग सेट होगा और कभी क्लियर होगा। और ये सेट कब होता है, जाहिर है जब वो, जैसे कैरी फ्लैग है, कैरी फ्लैग कब सेट होता है, जब कैरी प्रोड्यूस होगी। जब कैरी प्रोड्यूस होगी तो कैरी फ्लैग हो जाएगा 1, सेट हो गया। लेकिन जब कैरी प्रोड्यूस नहीं होगी तो कैरी फ्लैग हो जाएगा क्लियर, 0, ठीक है। तो ये ई फ्लैग रजिस्टर जो है, ये इसके बारे में भी बात होगी आगे आके। और बहुत अहम काम है इनका, क्योंकि आगे जाके आप इफ एल्स बनाओगे, अपना इफ, अपना एल्स, इफ एल्स तो अभी आप बना यूज करते हो, लेकिन आपको अपना इफ एल्स बनाना होगा असेंबली में अपना, तो उसके अंदर फिर सारे फ्लैग्स का सहारा लेंगे। ठीक है ना। और भी फ्लैग्स हैं, कुछ फ्लैग्स हैं जैसे इंटरप्ट फ्लैग है, डायरेक्शन फ्लैग है। डायरेक्शन फ्लैग का मतलब क्या है कि आप CPU से रैम की तरफ, रैम पे कुछ लिखवाना चाह रहे हो, यानी CPU रैम पे कुछ रखना चाह रहा है, डायरेक्शन ये है। राइट ऑपरेशन हो रहा है या रीड ऑपरेशन हो रहा है। रीड ऑपरेशन से मतलब क्या है कि रैम से कोई चीज उठा के CPU पढ़ रहा है। रैम में कोई चीज वैल्यू रखी है, उससे उठाई जा रही है वैल्यू, CPU उस वैल्यू को पढ़ रहा है, उसको कहते हैं रीड ऑपरेशन। ये मैं बता चुका हूँ, पहली क्लास में बताया था, ठीक है। रीड ऑपरेशन व्हेन वी वांट टू रीड समथिंग फ्रॉम द रैम, CPU वांट्स टू रीड समथिंग फ्रॉम द रैम, तो ऑपरेशन कहलाएगा रीड। और व्हेन CPU वांट्स टू राइट समथिंग ऑन द रैम, कोई चीज रखवा रहा है अगर, ठीक है, कोई चीज अगर CPU रैम पे रखवा रहा है तो उसको कहेंगे राइट। रीड राइट ऑपरेशन तो डायरेक्शन है, ठीक है। तो राइटिंग ऑपरेशन हो रहा है या रीडिंग ऑपरेशन हो रहा है, ये डायरेक्शन फ्लैग जो है वो बता देगा कि इस पर राइटिंग ऑपरेशन चल रहा है या रीडिंग ऑपरेशन चल रहा है। इस तरह इंटरप्ट फ्लैग है, इंटरप्ट आ जाता है तो ये फ्लैग की वैल्यूज जो है सेट हो जाती है। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ फ्लैग्स हैं और हर फ्लैग रजिस्टर का, हर फ्लैग की जो बिट है उसका अपना काम है। तो वो चीज़ जो है वो इस फ्लैग के जरिए से मेंटेन हो जाती है। इस तरह से आप वर्चुअल मोड पे जाते हो, वर्चुअल 8086 मोड पे आते हो, प्रोटेक्टेड मोड पे आते हो, इसमें भी फ्लैग की बिट सेट होती हैं। तो आप मुख्तलिफ मोड्स के अंदर शिफ्टिंग कर सकते हो उसमें। फ्लैग्स असल में बैकग्राउंड में सारी कंट्रोलिंग फ्लैग के थ्रू ही हो रही है। स्टेटस फ्लैग की बात हो रही है अब यहाँ पर, ठीक है। स्टेटस फ्लैग में ये फ्लैग है, ओवरफ्लो फ्लैग, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी फ्लैग, कैरी फ्लैग, ये सारे फ्लैग्स हैं। तो ये यूज होते हैं, आपने शो कॉल टर्म रजिस्टर किया था तो नीचे फ्लैग्स के सारे फ्लैग्स दिखा रहा होगा आपको,
ओवरफ्लो फ्लैग, साइन फ्लैग, जीरो कॉल डम रजिस्टर करते हैं तो सारे फ्लैग्स ये दिखाता है। हम इन सारे फ्लैग्स के बारे में तफसील से पढ़ लेते हैं। कैरी फ्लैग कहाँ यूज होता है? कैरी फ्लैग, द कैरी फ्लैग इज सेट when the result of an unsigned arithmetic operation is too large to fit into destination। यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अनसाइंड अर्थमेटिक ऑपरेशन की, ठीक है। एक होता है साइंड, एक होता है अनसाइंड। अनसाइंड अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर अगर कैरी प्रोड्यूस हो रहा है, कोई भी वैल्यूज को आपने ऐड किया मिसाल के तौर पे, ठीक है, और वो वैल्यूज अनसाइंड थी, तो 16 बिट को ऐड किया, 17वीं बिट आ गई। अब वो 17वीं बिट कहाँ जाएगी? कैरी फ्लैग, ठीक है। वो 17वीं बिट वहां जाएगी क्योंकि एक फ्लैग जो कैरी प्रोड्यूस हुई है उसको इस फ्लैग के अंदर रखवाया जाएगा। इस तरह ओवरफ्लो फ्लैग है। ओवरफ्लो फ्लैग का काम क्या है? ये भी कैरी को होल्ड करता है, ये भी कैरी को होल्ड, लेकिन ये कौन सी कैरी को होल्ड करेगा? जो कि साइंड अर्थमेटिक ऑपरेशन से प्रोड्यूस होगी, ठीक है। यानी कि 16 बिट है, उससे जो 17वीं बिट आ रही है, लेकिन वो साइंड है, अगर साइंड तो ये फ्लैग सेट होगा, ओवरफ्लो फ्लैग। अगर अनसाइंड है तो कैरी फ्लैग सेट होगा। दोनों के दरमियान डिफरेंस समझ में आ गया? ओवरफ्लो फ्लैग साइंड के लिए है, कैरी भी कैरी होल्ड करेगा, ये भी कैरी, ये अनसाइंड, कैरी फ्लैग अनसाइंड के लिए, ओवरफ्लो फ्लैग साइंड के लिए। इसके बाद है साइन फ्लैग, तीसरे नंबर पे आता है साइन फ्लैग, ठीक है, एसएफ जिसको हम कह रहे हैं। साइन फ्लैग क्या करता है? इट इज सेड व्हेन द रिजल्ट ऑफ एन अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन जनरेट्स अ नेगेटिव रिजल्ट। अगर कोई चीज आपने ऐड की, कोई भी जब अरिथमेटिक परफॉर्म की, जवाब अगर नेगेटिव में आया, रिजल्ट अगर नेगेटिव में आया, -10 जवाब आ गया, -10 जवाब आया, इसका मतलब क्या है? रिजल्ट नेगेटिव में आया। जब रिजल्ट नेगेटिव में आया तो फिर साइन फ्लैग 1 हो जाएगा, साइन फ्लैग सेट हो जाएगा। अगर रिजल्ट पॉजिटिव में आया फिर ये फ्लैग क्लियर हो जाएगा, साइन फ्लैग की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। साइन फ्लैग जब 1 होगा, जब साइन फ्लैग जब 1 होगा, या साइन फ्लैग जब सेट होगा, सेट का मतलब क्या है? 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो साइन फ्लैग जब सेट होगा, जब डेस्टिनेशन के अंदर -10 आ जाए, यानी रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट जो आएगा, रिजल्ट अगर -10 आ जाए तो ये फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी। अच्छा जी, लेस देन अ मिनट दिखा रहा है, कनेक्शन डिस्कनेक्ट होने वाला है, मैं इसको खुद ही डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और फिर दोबारा कनेक्ट करते हैं। टाइम क्या हो गया? हाँ, मैं कनेक्ट करता हूँ दोबारा।